एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज आइलैंड पर। जिन्होंने अभी तक हमारी प्रीवियस क्लास नहीं देखा वो हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। आपको वहाँ पे प्रीवियस क्लास दिख जाएंगे। जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पर टैप कर दे ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जा पाए। और हमारी यूट्यूब वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अब पढ़ते हैं हमारी क्लास की ओर। जो हमारे क्लास का आज टॉपिक है वो है प्रागैतिहासिक काल और आदि इतिहास। प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम देखेंगे और आदि इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, हम लोग पढ़ेंगे मानव का उद्भव। मानव के उद्भव में हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी जो है वो लगभग आज से 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पुरानी है और पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति जो है वो लगभग 3 अरब 50 करोड़ वर्ष पुरानी है। लेकिन हम जीवों की उत्पत्ति कर रहे के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि मानव की उत्पत्ति। लेकिन जो मानव की उत्पत्ति है धरती पर वो पूर्व प्लास्टोसीन युग और प्लास्टोसीन युग के प्रारंभ में हुआ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव की उत्पत्ति कब हुई, तो आप बोल सकते हैं कि पूर्व प्लास्टोसिन युग या प्लास्टोसिन युग में इसका उत्पत्ति हुई थी। इनका उत्पत्ति प्रारंभ हुआ था लगभग 60 लाख वर्ष पूर्व। मानव सम मतलब होमिनिड का दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका में आविर्भाव हुआ, यानी कि दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका में होमोनिड का विकास हुआ। हमें देखने को मिलता है कि सबसे पहले जो विकास हुआ है होमोनिड का वो दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका में हुआ। कब हुआ? 60 लाख वर्ष पहले हुआ है। मानव के उद्भव में ऑस्ट्रेलोपिथेकस था, मतलब जो दक्षिणी वानर है उससे हुआ था। मतलब मानव का उद्भव जो है वो किससे हुआ? ऑस्ट्रेलोपिथेकस से हुआ, जो मानव का आदि पूर्वज के नाम से भी जाना जाता है, जिसे प्रोटो मानव भी कहते हैं या फिर आदि मानव भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटो मानव किसे कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस को कहते हैं, या फिर आदि मानव किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलोपिथेकस को कहते हैं। मानव का पूर्वज कौन है? तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। ये आपको याद हो जाएगा। और पृथ्वी पर जो सीधा चलने का सबसे पहला वाला मानव जो है, यानी कि जिसने सबसे पहले सीधे चलना सीख लिया था, वो कौन सा था? होमो इरेक्टस। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले पृथ्वी पर मतलब अम, ल- किस तरीके के मानव ने सीधा चलना शुरू किया, तो आप क्या बता सकते हैं? होमो इरेक्टस ने सबसे पहले सीधे चलना का मतलब सीधा चलना प्रारंभ कर दिया था। और भारत में प्राप्त जीवाश्म में रामापिथिकस और शिवापिथिकस है। मतलब भारत में जिस तरीके से मानव का विकास हुआ उसके क्रम में हमें कौन कौन से जीवाश्म मिले? रामापिथिकस के जीवाश्म मिले और शिवापिथिकस के जीवाश्म मिले। नर्मदा घाटी के हथनोरा में से होमोनिड के खोपड़ी प्राप्त हुए, जिसे होमो इरेक्टस के अंतर्गत रखा जाता है। होमो इरेक्टस कौन था? जो सीधा चलता था। मतलब होमोनिड जो है वो भी सीधा चलता होगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि होमो इरेक्टस सीधा चलता था तो उसके अंतर्गत होमोनिड को रखा गया है, तो होमोनिड भी सीधा चलना सीख चुका था। ओके, लेकिन इसके शारीरिक परीक्षण के बाद अब इसे आधे होमो सेपियंस माना जाता है। लेकिन अब इसका शारीरिक ढांचा की बात करें तो इससे किस में रखा गया? आधे होमो सेपियंस में रखा गया। और प्रारंभिक होलोसीन यानी कि ज्ञातन युग जो है, होलोसीन युगी जो है ईरा जो है, होलोसीन ईरा तक आते आते शिकारी और खाद्य संग्राहक होमोसेपियंस सेपियंस का प्रादुर्भाव दक्षिण अफ्रीका में हुआ। यानी कि हम देखते हैं कि जो मानव का प्रादुर्भाव भी कहाँ हुआ था? कहाँ पर विकास हुआ था? दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका में। और होमोसेपियंस सेपियंस जो कि अभी आधुनिक मानव है उसका भी प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? दक्षिण अफ्रीका में हुआ। ओके, जो शिकारी और खाद्य संग्राहक बन गए, मतलब शिकार करना जान गए थे और खाद्य को यानी कि भोजन को संग्रह करना जान चुके थे। उन्हें ज्ञान हो चुका था इन चीजों के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं। तो मानव के विकास की अवस्थाओं को कई भागों में बांटा गया, जो मुख्यतः 5 भागों में हम देखेंगे, जिसमें है रामापिथिकस। रामापिथिकस वैसे मानव की अवस्था थी जहां पर वो केवल नीचे और ऊपरी जबड़ों से पहचाना जाता है। मतलब उसका जो पहचान करते हैं रामापिथिकस का, वो उसके निचली और ऊपरी जबड़ों से उसकी पहचान करते हैं। जबड़ों की ऐसी चौड़ाई का संकेत मिलता है कि थुथुनदार कपी में नहीं पाई जाती, यानी कि जो कपी है उसका थुथुनदार होता है जबड़ा, लेकिन इसके जबड़े थुथुनदार नहीं होते। ओके,
जो उसके बाद आता है दूसरी अवस्था जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन्स। यानी जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन्स जो है वो एक हल्का और सुकुमार जीव है, मतलब काफी नाजुक है, हल्का है और नाजुक जीव है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस सीधा चलता था और उसकी पीठ मुड़ी रहती थी, मतलब सीधा तो चलता था लेकिन उसकी पीठ मुड़ी रहती थी ताकि वो अपने अपने संतुलन के लिए कमर पर झुका रहे। वो संतुलन के लिए क्या करता था, कमर पे झुका रहता था, लेकिन वो सीधा चलता था। उसके पैर छोटे थे और खोपड़ी तो मनुष्य से काफी मिलती जुलती थी, परंतु उसका चेहरा कपि की तरह छुछुंदार था। यानी कि कपि की तरह उसका चेहरा छुछुंदार था, लेकिन रामापिथिकस का नहीं था, ये याद रखना पड़ेगा आपको। रामापिथिकस का छुछुंदार कपि नहीं था, मतलब उसका जो जबड़ा था वो छुछुंदार नहीं था, चेहरा छुछुंदार नहीं था। लेकिन ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकन्स का चेहरा क्या था, तो छुछुंदार था। और उसकी जो खोपड़ी थी वो कैसी थी, मनुष्य से मिलती जुलती थी। और उसके जो पैर थे वो छोटे थे, ठीक। और वो झुक सीधा तो चलता था लेकिन पीठ पर मुड़ा रहता था ताकि वो संतुलन कमर पर ना दे, संतुलन कमर पर झुकाए रखता था, ओके, ठीक से चलने के लिए। अब आते हैं अगला अवस्था जो है होमो इरेक्टस का। इसे मूलतः पिथेकेंथ्रोपस, क्या कहते हैं, पिथेंथ्रोपस, ठीक। इसे पिथेकेंथ्रोपस की संज्ञा दी जाती है। इसका तात्पर्य है कि जो सीधा चलने वाला कपि मानव है। इसका अर्थ क्या होता है, सीधा चलने वाला कपि मानव। इसकी खोपड़ी पिछले प्रारूप की तुलना में अधिक गोलाकार थी। यानी पिछला जो इसका पहले का प्रारूप था, इससे पहले का जो वंश था इसका पूर्वज, उसकी तुलना में इसकी जो अ, खोपड़ी है वो गोलाकार थी। हालांकि इसका माथा ढलवा और भूअस्थि सुदृढ़ थी और सीधा खड़ा होने पर इसकी ऊंचाई लगभग 5 फुट थी। ये याद करना होगा कि इसकी ऊंचाई कितनी थी सीधा खड़ा होने के बाद, तो 5 फुट, ओके। अब आता है नियंडरथल। नियंडरथल जो है वो एक आधुनिक मानव का पूर्वज था। मतलब जो आज जो मानव है इसका पूर्वज कौन है, नियंडरथल। और इसकी गर्दन छोटी होती थी, चेहरा चौड़ा होता था, भूअस्थि उभरी होती थी, आंखों के कोटर काफी बड़े होते थे, और ये गर्दन पर झुकाकर सीधा चलता था। यानी कि गर्दन को नीचे झुका करके ये सीधा चलता था और अपने पूर्ववर्ती जितना ऊंचा था। यानी कि इसके जो पूर्ववर्ती थे, यानी कि इसके जो पूर्वज थे उतना ही ऊंचा ये भी था, ओके। यानी कि पूर्वज मतलब नियंडरथल कितना ही ऊंचा था, 5 फुट का। होमोसेपियंस, होमोसेपियंस जो अब आता है ये है आज का मानव, मतलब आधुनिक मानव का पूर्वज कह सकते हैं, पहला मानव का प्रारूप भी कह सकते हैं इसे, जिसमें एक उभरी हुई ठोड़ी का विकास हुआ, जिसमें जो खोपड़ी होती थी ये गोलाकार या फिर उत्तल अग्रभाग का निर्माण करता था। और इसमें 3 मानव प्रजाति का आविर्भाव का पूर्व संकेत मिलता है। यानी कि इसमें 3 जाति का प्रादुर्भाव हुआ। ये जातियां क्या है, काकेसरी ससी, काके ससी, मंगोलॉइड और निग्राइड। आपको दिख सकता है कि पहले पहले कैसे थे, मानव का विकास कैसे हुआ। पहले देख सकते हो आप, झुका हुआ रहता था, उसके बाद थोड़ा सा ठीक से चलना तो शुरू किया लेकिन फिर भी कमर से झुका हुआ, फिर ठीक से चलना शुरू किया, फिर वो हंटिंग जाना, मतलब विकास हुआ उसका। फिर आज के आधुनिक मानव के रूप में वो देखा जा रहा है। तो इस तरीके से धीरे धीरे क्रमिक तौर पर समय के अनुसार विकास होता रहा मानव में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखेंगे होमोसेपियंस के बारे में, जो लगभग आज से 30,000 वर्ष पहले का उसका विकास हुआ। होमोसेपियंस के 2 महत्वपूर्ण शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं जिससे उसे पूर्ववर्ती से पहले जो मनुष्य मतलब मानव विकास जो हुआ उससे उससे अलग बनाता है। जैसे पहला जो विकास था उसका शारीरिक लक्षण जो था वो उसकी जो मस्तिष्क, जो उसकी जो खोपड़ी है उसका गोलाकार, जो उसके पहले के जो मानव थे उसमें नहीं मिला, उसका उत्तर भाग का निर्माण नहीं हुआ। जो हमें देखने को मिलता है खोपड़ी जो है गोलाकार या फिर उत्तल भाग का निर्माण है, इसमें देखने को मिलता है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण शारीरिक लक्षण था वो था उसके ठोड़ी का विकास, जो हमें देखने को मिलता है ठोड़ी का जो विकास हुआ, तो वो भी हमें किसमें देखने को मिलता है, होमोसेपियंस में देखने को मिलता है। होमोसेपियंस का सिर लगभग 1400 मिली जितना बड़ा है। यानी कि जो होमोसेपियंस का सिर का जो अगर हम मेजरमेंट करें तो वो 1400 मिली
जितना बड़ा था, और आधुनिक मानव का विकास जो हमें होमोसेपियंस सेपियंस जो है आधुनिक मानव, इसका विकास होमोसेपियंस से हुआ था। होमोसेपियंस ने सर्वप्रथम भाषा का विकास किया, और उसी ने ही कृषि विज्ञान और तकनीक के सारे वातावरण को अपने अनुकूल ढालना आरंभ किया। यानी जो आधुनिक मानव का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जो भी कुछ हमें देखने को मिलता है वो किसका देन है, होमोसेपियंस का। और होमोसेपियंस ने ही लैंग्वेज भी स्टार्ट किया था। अब हम देखेंगे प्रागैतिहासिक काल को। प्रागैतिहासिक काल जो है उसमें हम देखते हैं कि मानव जो है वो पत्थरों का यूज करना सीख चुका था, पत्थरों का उपकरण बनाना सीख चुका था। जो प्रागैतिहासिक काल के जो मानव है उसके जो पूर्वज थे, पुरुषार वानर, जिसे एंथ्रोपॉइड भी कहते हैं, एंथ्रोपॉइड भी कहते हैं, उसके है ना जो पूर्वज थे उनसे वो अलग था। एंथ्रोपॉइड ऐप से वो अलग था, वो पत्थरों का यूज करना सीख चुका था, और प्रारंभिक तकनीक का विकास हो गया। आप देख सकते हो कि पत्थरों का उपकरण बनने लगा, मतलब तकनीकी का विकास हुआ। तो इस वजह से उस टाइम पीरियड को क्या कहें, पाषाण काल कहा गया। जो पाषाण काल जो है उसके बारे में हमें कब पता चला, तो भारत में प्रागैतिहासिक अनुसंधान कब होने लगा। तो जब भारतीय भूतत्व सर्वेक्षण के जो एक मेंबर थे, रॉबर्ट ब्रूसफुट, उसने वर्तमान तमिलनाडु प्रदेश के चेन्नई, जो उस टाइम के मद्रास था, चेन्नई नगर के पास एक पल्लवरम नामक पूरा स्थल है, वहां पे 13 मई 1863 को लेटराइट के जवाब में एक क्लीवर को खोज निकाला। ये भी एक उपकरण है, औजार है, तो उसे खोज निकाला। और वहीं विलियम किंग ने भी 28 सितंबर 1864 को, ये भी एक मद्रास के पास एक स्थल है, अतिरम पक्कम, इस स्थल के नाले से दो सुंदर कुल्हाड़ियां, जिसे हैंडएक्स भी कहते हैं, उसको खोजी। तो इससे हमें प्रागैतिहासिक काल के बारे में पता चला, प्रागैतिहासिक अनुसंधान होने लगा, और पाषाण काल के बारे में हमें ज्ञान हुआ। तो पाषाण काल को भी सामान्यतः 3 उप कालों में विभाजित किया गया: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। आप देखोगे कि जो पूरा पाषाण काल है, इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ पूरा काल के बारे में देखेंगे। देन पार्ट 2 करके आएगा मध्य पाषाण काल, तो आप बाद में उसे देख सकते हो। तो हम लोग आज पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल के बारे में। तो पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया: निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। तो आगे के स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, पुरा पाषाण काल, जैसा कि मैंने बताया कि इसे 3 भागों में विभाजित किया गया इसके उपकरणों की भिन्नता के आधार पर: निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उत्तर पुरा पाषाण काल। और पूरा पाषाण युग का जो मानव था वो आटक और खाद्य खाद्य, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, आप लिखने के लिए अगर आप नोट्स बना रहे हो, और आप नोट्स बनाते जाओ, यहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, आप बनाते जाओ। तो खाप लिखा हुआ है, उससे थोड़ा आप ठीक कर लीजिए, खाद्य संगठन, ठीक, संग्रहक, खाद्य संग्रहक। ओके। तो आखिर आखेटक, यहाँ पर भी थोड़ा आखेटक होगा, आखेटक और खाद्य संग्राहक था, ठीक। और पूरा पाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष सोहन नदी घाटी, बेसन नदी घाटी, नर्मदा घाट नदी घाटी और भोपाल के पास भीमबेटका नामक शिलाश्रयों इत्यादि में मिलते हैं। अगर आपको कुछ इसका एग्जाम्पल देना होगा तो आप भीमबेटका दे सकते हो, जो काफी फेमस है, वर्ल्ड वाइड फेमस है, भोपाल के पास है। नर्मदा घाटी दे सकते हो, बेसन नदी घाटी दे सकते हो, तो सोहन नदी घाटी दे सकते हो। तो आप इसके कुछ उदाहरण है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम पढ़ेंगे निम्न पुरा पाषाण काल। निम्न पुरा पाषाण का जो टाइम पीरियड है वो है 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व का समय। यानी कि इसके अंतर्गत जो समय आ रहा है वो आ रहा है 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व का समय, जो भी है वो निम्न पुरा पाषाण काल का समय है। और जो निम्न पुरा पाषाण काल का जो उपकरण है, वहां पर जो औजारें मिली, जो पाषाण से बनित औजारें हैं, उसके बना उस औजारों के आधार पर निम्न पाषाण काल की संस्कृति जो है उसे भी डिवाइड किया गया 2 पार्ट में। यानी कि निम्न पाषाण काल की संस्कृति के उपकरण के आधार पर इस निम्न पाषाण काल को भी 2 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला क्या है, चापर चॉपिंग पेबल,
और दूसरा क्या है, हैंडक संस्कृति। ठीक, पहला क्या है, चापर चॉपिंग पेबल संस्कृति, और दूसरा क्या है, हैंडक संस्कृति। तो चापर चॉपिंग पेबल संस्कृति जो है, वो संस्कृति पाकिस्तान के पंजाब, मतलब उस टाइम, मतलब पाकिस्तान का जो पंजाब है और अब भारत का जो पंजाब है, दोनों एक ही हुआ करता था। तो पाकिस्तान के पंजाब में प्रवाहित होने वाली जो सिंधु नदी है, उसके सहायक नदी सोहन नदी, उस सोहन नदी जो है में प्राप्त होते हैं। मतलब वो जो आपको चापर चॉपिंग पेबल संस्कृति के जो औजार मिलते हैं, वो कहाँ मिलते हैं, सोहन नदी में मिलती है। इस वजह से इसे क्या कहते हैं, सोहन नदी भी, सॉरी, सोहन संस्कृति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सोहन संस्कृति। सोहन घाटी के उपकरणों को आरंभिक सोहन या उत्तरकालीन सोहन, चौतरा और विकसित हो सोहन नाम दिया गया है। तो यहाँ पे कॉमा नहीं होगा, आप अगर नोट्स बना रहे हो तो कॉमा हटा दें, चौतरा नाम है। ठीक, तो जो सोहन घाटी के उपकरण जो है, मतलब चापर चॉपिंग पेबू संस्कृति के जो उपकरण है, उसको आरंभिक सोहन, उत्तरकालीन सोहन, चौतरा और विकसित सोहन नाम दिया गया। और उत्तरकालीन मोहन उपकरण मध्य पूर्व, सॉरी यहाँ सोहन होगा, उत्तरकालीन सोहन उपकरण मध्य पूर्व पाषाणिक है। ओके, पेबल एवं चॉपर। पेबल पत्थर के ये उपकरण है जो पानी के बहाव में रगड़ खाकर चिकने और सपाट हो जाते हैं। मतलब पेबल किस तरीके के औजार को कहेंगे, जो कि पानी के बहाव के कारण लग रहा है ना, उसके अंदर घर्षण होता है, रगड़ होती है, और वो एक सपाट हो जाते हैं और चिकने हो जाते हैं। और पेबल के दोनों किनारों को छिलका उसमें धार बनाई जाती है। और इस प्रकार तैयार बड़े आकार वाले उपकरण को चॉपर कहा जाता है। मतलब छोटे वाले को क्या कहते हैं, छोटे छोटे जो आकार के इस तरीके के जो उपकरण है, जो पानी के बहाव में लगकर खाकर चिकने और सपाट हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं पेबल। और उसी का आकार जब बड़ा हो जाता है तो क्या कहते हैं, चॉपर। और इसे द्विधारी उपकरण भी कहते हैं, यानी कि दोनों तरफ से इसको छिल दिया जाता है और छिलने के बाद धार बनाई जाती है। ओके, 1954 ईस्वी में वाई डी शर्मा ने व्यास की सहायक नदी वान नदी के तट पर स्थित दौलतपुर नामक स्थान में चापर चॉपिंग परंपरा के उपकरण प्राप्त किए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोहन नदी में मिले हैं, सोहन नदी नहीं बल्कि व्यास नदी का सहायक नदी जो है व्यास नदी, उसमें भी मिले हैं, उसके तट पर। ओके, हैंडेक्स, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है कुछ ज्यादा ही, हैंडेक्स है। ओके, हैंडेक्स संस्कृति। हैंडेक्स संस्कृति में हम देखते हैं कि निम्न पुरापाषाण काल की दूसरी संस्कृति एस्यूलियन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। क्या, किस नाम से जाना जाता है, एस एस्यूलॉन। ठीक, हैंडेक्स क्लीवर, स्क्रैपर, कोड तथा फ्लैग के संस्कृत के प्रमुख उपकरण है। अब हम देख रहे हैं निम्न पुरापाषाण कालीन संस्कृति के आधार के प्रमुख पुरा स्थल। राजस्थान के नागौर जिले में स्थित डिडवाना, चंबल घाटी में सोनीता एवं भैंसोरगढ़, गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा के तट पर नेवेसा, मद्रास के पल्लवरम एवं अतिरमपक्कम इत्यादि, ये सारे इसके पुरा स्थल का नाम है। ये राजस्थान के नागौर जिले में स्थित डिडवाना, चंबल घाटी में सोनीता और भैंसोरगढ़, गोदावरी की सहायक नदी परवरा के तट पर निवासा, और मद्रास का पल्लवरम और अतिरमपक्कम। पल्लवरम और अतिरमपक्कम आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहले कहाँ मिला था, पल्लवरम, और फिर उसका अतिरमपक्कम, यही से मिला था सबसे पहले, आपको जब याद हो, क्योंकि पहले पढ़ाया जा चुका है। भूतत्ववेत्ता अरुण सोनकिया को नर्मदा घाटी के होशंगाबाद के हथनोरा से 5 दिसंबर 1982 को मानव की एक खोपड़ी मिली जो होमो इरेक्टस के अंतर्गत आती है। ठीक, होमो इरेक्टस। अभी इसी में सबसे पहले मैंने होमो इरेक्टस के बारे में बताया था कि ये सबसे सीधा खड़ा होकर के चलने वाला पहला मानव था। ये तो याद ही होगा आपको होमो इरेक्टस के बारे में। महाराष्ट्र के बौड़ी नामक स्थल में राख के टीले का साक्ष्य मिला है जो लगभग 13 लाख वर्ष पुराना है। मतलब राख का टीला मिला जो कितने वर्ष पुराना है, 13 लाख वर्ष पहले। और कहाँ मिला, महाराष्ट्र के बौड़ी नामक स्थल पर। नोट कर लीजिए, कश्मीर में लिद्दर नदी के किनारे
पहल गांव से एक हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई, किंतु पूरा पाषाण युग के औजार कश्मीर से ज्यादा नहीं मिले, क्योंकि हिमानी युग में कश्मीर में अत्यधिक ठंड होती थी। मतलब एक कुल्हाड़ी तो मिला, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वहां बहुत ज्यादा ठंड होती थी। आज भी होती है, लेकिन उस टाइम में और भी ज्यादा ठंड हुआ करती थी। विंध्य नदी विंध्य क्षेत्र में अवस्थित भीमबेटका, भोपाल के निकट है, आपको पता होगा, वर्ल्ड वाइड फेमस है भीमबेटका। भीमबेटका में पहले एस्यूलियन संस्कृति, एस्यूलियन किस संस्कृति को कहते हैं? अभी जस्ट आपको बताई थी, हैंडक संस्कृति। तो एस्यूलियन संस्कृति के औजार उपयोग में लाए जाते थे, किंतु वहां बाद में मध्यपुरा पाषाण युगीन संस्कृति का आवागमन हुआ। ओके। दक्षिण भारत की कौड़तलयार नदी घाटी निम्न पूरा पाषाणिक सामग्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ के प्रमुख स्थल है वदम वदमुद्रे और अतिरमपक्कम। वदमुद्रे के पास कौतलयार नदी की 3 वेदिकाएं मिली है। सबसे नीचे की वेदिका को बोल्डर काग्लोमीरेट कहा गया। सबसे नीचे जो वेदिका उसको क्या कहा गया? बोल्डर काग्लोमीरेट। और यहाँ से प्राप्त हैंडेक्स फ्रांस की एबे अबे विलियम परंपरा के हैंडेक्स से समान खाती। मतलब कहाँ की? अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रांस की जो अबे अबे विलियम परंपरा के हैंडेक्स है, वो इंडिया के किस क्षेत्र के हैंडेक्स से मेल खाती है, तो आप क्या बोलोगे? वदामुद्रे के पास कौतलनार नदी की 3 वेदिकाएं है, उसमें से सबसे नीचे की जो वेदिका है बोल्डर काग्लोमीरेट, वहां की। ओके, याद रखना आप, ये सब पूछा जा सकता है क्योंकि नाम थोड़ा अजीब है, लेकिन आप याद कर लेना ये। फिर आता है अतरम पक्कम से भी बड़ी संख्या में हैंडेक्स क्लेवर और फ्लग उपकरण प्राप्त होते हैं। यहाँ के हैंडेक्स एल्यूसियन प्रकार के हैं। ओके, यानी कि इंडियन का हैंडेक्स संस्कृति को एस्यूलियन संस्कृति बोलते हैं, ये भी आपको पता होगा। अब देख सकते हैं आप संदर्भ और विवरण। समय काल क्या है निम्न प्रापाषाण का? 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक। संस्कृति का विभाजन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृति, ये कहाँ पर मिला? पाकिस्तान के पजायक में स्थित सोहन नदी, पंजाब। ये पजाय नहीं, पंजाब है। ओके, आप थोड़ा ठीक कर लीजिए। पंजाब में स्थित सोहन नदी घाटी में पाए गए उपकरणों को सोहन संस्कृति नाम दिया गया, और उपकरणों को चापर चॉपिंग पेबू शामिल है। ठीक। तो हैंडक्स संस्कृति क्या? एलुसियन संस्कृति भी कही जाती है। उपकरण है हैंडक्स, क्लीवर, स्क्रीपर, कोड, फलक। प्रमुख स्थल दिडवान, राजस्थान, सनिता और भैंसोरगढ़, चंबल घाटी, नेवासा, मिदावरी के सहायक, गोदावरी है ये, गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा के तट पर, पलवरम, अतिरमपक्कम, मद्रास। तो ये आप चार्ट बना सकते हैं। इस चार्ट में सब कुछ आपको आगे कि हाँ ये इसमें है। इधर आता है मध्यपुरा पाषाण काल। मध्यपुरा पाषाण काल के अंत 50,000 से 40,000 ईस्वी ईसा पूर्व, ईस्वी यहाँ ईसा पूर्व तक का समय आता है। क्या आता है? ईसा पूर्व का समय आता है। कब से कब तक? 50,000 से 40,000 का समय। फलकों, ब्लेडों और स्कम्परों की संख्या के कारण मध्यपुरा पाषाणिक संस्कृति को फलक संस्कृति की संख्या दी जाती है। किस संस्कृति की? फलक संस्कृति की। क्वार्ट्जजाइट नामक पत्थर की प्रधानता इस काल की विशेषता थी। इसके साथ चार्ट जैस्पर, फ्लिंट आदि प्रस्तरों का प्रयोग बहुतायत साथ होने लगा था। मतलब इसके साथ मिलाया गया था इन सारे पत्थरों को भी। ठीक। गोदावरी, नर्मदा, सोन, बेलन आदि नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के स्तर जवाबों में पशुओं के बहुसंख्यक जीवाश्म मिले। मतलब देख सकते हैं कि जो जमाव था पुरानी, जैसे गोदावरी नदी है, नर्मदा नदी, सोन, बेसन, ये सभी जो नदी है और इसके सहायक नदी भी है, उनके स्तर जो जमाव हो जाते हैं, मतलब पहले के स्तर रहे होंगे लेकिन वो भर गए आज, वैसे स्तर में भी पशुओं के बहुसंख्यक जीवाश्म मिले। और ये जीवाश्म हाथी, मवेशी, गोर या बांस, बुरबेलस, घोड़े या इरक्वस, दरियाई घोड़े, कछुए, ये सब शामिल थे। ठीक। इसके साथ मध्यपुरा पाषाण काल के उपकरण महाराष्ट्र के नेवासा, झारखंड। ये नवासा आपको याद होगा, महाराष्ट्र के नवासा इससे पहले भी पढ़े पूर्व पाषाण काल में भी, और यहाँ पर भी देखेंगे।
नवासा झारखंड के सिंह भूमि, उत्तर प्रदेश के चकिया वाराणसी के पास है, बेलन घाटी इलाहाबाद में है, मध्य प्रदेश के भीमबेटका, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र, पंजाब के व्यासवान आदि क्षेत्र से प्राप्त होती है। मध्य पुरापाषाणिक उपकरण का विकास पूर्ववर्ती निम्न पुरापाषाणिक उपकरण परंपरा से ही माना जाता है, मतलब उसी में मॉडिफाई हो गया कि जो पहले जो था वही अब मॉडिफाई हो करके मध्य पुरापाषाण काल का औजार बन गया। ओके, वर्गीकरण में आप देख सकते हैं मध्य पुरापाषाण का इसका समय काल क्या है, 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व। और मुख्य विशेषता क्या है, इस युग को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। क्वार्टजाइट, चार्ट, जैस्पर, फिलिंग जैसे पदार्थों का उपयोग बढ़ा, फलक को ब्लेडों और स्क्रैपों का निर्माण हुआ, नदियों के पास बड़ी संख्या में जीवाश्म भी मिले। और भीमबेट इसका प्रमुख स्थल क्या है, भीमबेटका, नवासा, सिंहभूमी, चकिया, बेलन घाटी, व्यास नदी क्षेत्र, सौराष्ट्र, ये सभी इसके प्रमुख क्षेत्र है। अब आते हैं हम उच्च पाषाण काल की तरफ। उच्च पाषाण काल का जो समय काल है वो क्या है, 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व का समय, यानी कि इसका समय टाइम ड्यूरेशन क्या है, 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक का। उच्च पुरापाषाण काल के उपकरण के मुख्यतः ब्लेड पर निर्मित उपकरण मिलते हैं, यानी कि काफी धारदार हो गया। पहले इतने धारदार नहीं थे, लेकिन अब धारदार, काफी ज्यादा धारदार उपकरण मिलने लगे। ब्लेड और ब्यूरीन के अतिरिक्त कई प्रकार के स्क्रैपर, बेधक, वांस तथा बैंद्रिक छिद्रक आदि प्रमुख उपकरण है। नलिकाकार क्रोडो से ब्लेड बना निकाले जाते थे। क्रोड अभिष्ट आकार देने के लिए पत्थर के टुकड़ों को भली भांति गढ़ लिया जाता था। इसके बाद कोड का आकार बेलनाकार हो जाता था, इसके किनारे अत्यधिक तीक्ष्ण होते थे। अब देख रहे कि मॉडिफाई हो गया, मतलब उच्च पुरापाषाण काल में अब क्या हुआ, जो उपकरण बनाए जा रहे हैं पत्थरों के, वो और भी ज्यादा मॉडिफाई हो गया। अब उसमें और भी ज्यादा बेलनाकार होने लगे, उसके जो जहाँ से है ना शिकार उस पत्थर का यूज करते होंगे, वो शिकार करने में हो या फिर किसी चीज में हो, उससे क्या होने लगा, उस पत्थर का अच्छी तरीके से उसमें ब्लेड बनाए जाने लगे, बेलनाकार ब्लेड की, उसे पकड़ने में भी आसान हो और वो हमें ज्यादा आसानी से किसी को मतलब कोई काम करने में आसानी भी हो जाए। ठीक। उच्च पुरापाषाण काल के उपकरण हड्डियों से भी बनाए जाने लगे, मतलब सिर्फ अब पत्थर पर सीमित नहीं रहा, बल्कि अब हड्डियां भी आ गई। और कई उपकरण पशुओं की लंबी हड्डियों और सींग से निर्मित थे, मतलब पशु की लंबी लंबी हड्डी और सींग, इससे भी पुरापाषाण काल में उपकरण बनाए जाने लगे। और उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी के लोहंदा नाले से प्राप्त मात्र देवी की मूर्ति उच्च पुरापाषाण काल की मानी जाती। एक माँ देवी की मूर्ति मिली है जो कि बेलन घाटी के लोहंदा नाले से मिली है, वो भी कहाँ क्या मान जाती है, वो उच्च पुरापाषाण काल की मानी जाती है। महाराष्ट्र के जलगांव स्थित पटने नामक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के 3 अंड कवकों पर आदि आड़ी तिरछी रेखाएं से उत्कीर्ण अलंकरण बने हुए मिले हैं। शुतुरमुर्ग के अंड कवक एवं सीपी के बने हुए मन की भी मिले हैं। इससे पता चलता है कि इस समय का मानव चित्रकला से परिचित था। अब महाराष्ट्र का एक जगह है जलगांव, वहां पे पटने नामक एक पुरास्थल है, वहां से शुतुरमुर्ग के 3 अंड कवक मिले। अंड कवक मतलब अंडा का कवक, वो अंडा फूट गया, उसमें से शुतुरमुर्ग निकल भी होगा, लेकिन ऊपर का जो कवक बच जाता है वो मिले, और उसके ऊपर आड़ी तिरछी करके रेखाएं बनाई गई है। मतलब आधी तिरछी रेखा मतलब चित्रकला बनाया गया होगा उस टाइम का। तो लोग चित्रकला से परिचित थे, आर्ट से परिचित थे, और इसके साथ साथ मन के भी मिले, सीपी के मन के मिले और अंडकवक के मन के मिले। ठीक। उस पुरापाषाण काल तक मानव पूर्णतः आसोटक आखेटक है, सॉरी आखेटक होगा, ठीक, आप ये ठीक कर लीजिएगा। आखेटक एवं खाद्य संग्रह को स्थित स्थिति में था, मतलब पूर्णतः वो आखेटक था और खाद्य संग्राहक था। भारत में इस काल के उपकरण सोन घाटी, मध्य प्रदेश, सिंध भूमि, झारखंड, जो हदा, भीमबेटका, बरबुरी, रामपुर, बाघोर, पटने, भदनी तथा इनाम गांव, रेनीकुट्टा, बेमुला, येरगोंडा, पालेम, कुरनूल गुफाएं, सोरापुर, दोआब तथा बूढ़ा पुष्कर आदि से प्राप्त होता है।
ये आप पूरा स्थल का नाम देख ले, ये आप याद कर लिए एक दो, कि आपको आसान हो जाए। फिर उच्च पुरा पाषाण कालीन स्थल बिलासुर गांव आंध्र प्रदेश से सबसे पहले चूल्हे का प्रमाण मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे आप वर्गीकरण देख सकते हैं। उच्च पुरा पाषाण काल समय क्या है, 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व। मुख्य विशेषता क्या है, ब्लेड आधारित औजार का निर्माण, हड्डियों और सींगों से उपकरण बनाए जाने लगे, बेलनाकार कोर तकनीक का प्रयोग, चित्राकार एवं अलंकरण के प्रमाण मिले, मातृ देवी की मूर्तियां बनाई जाने लगी, मानव पूर्णतः शिकारी एवं खाद्य संग्रह था। ठीक, और यहाँ पर प्रमुख स्थल सोन घाटी, भीमबेटका, पटने, इनाम गांव, कुर्नूल गुफाएं, सिंह भूमि, बूढ़ा पुष्कर, ये सब इसके प्रमुख स्थल है। ओके, अब यहाँ कुछ देखते हैं नोट्स की तरह। पूरा पाषाण और मध्य पाषाण का एक ही साक्ष्य है, वो कला है जो पाषाण पत्थरों पर खुदाई, पत्थरों की कटाई, गुफाओं की भित्ति चित्रों और चट्टानी कोरों के रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक, यानी पूरा पाषाण का मध्य पाषाण का एक दूसरे से लिंक्ड है। ठीक, मध्य भारत के विस्तृत बलुआ पत्थर के समूह, जहाँ ऐसे बसेरे आमतौर पर पाए जाते हैं जिसमें चित्रकारी की जाती है। और मध्य भारत के अलावा उत्तर भारत में लद्दाख एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ खुदाई किए हुए पत्थर अभी भी खोने जा रहे हैं, और दक्षिण भारत जहाँ नक्काशी और खुदाई किए हुए पत्थर पहले ही मिल चुके हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि पत्थर पर नक्काशी हो रहा है और चित्रकारी मिल रही है, तो मतलब उस टाइम में पूरा पाषाण का मध्य पाषाण काल भी, उस टाइम में भी लोगों को चित्रकला के बारे में पता था, कला के बारे में पता था। इसके अलावा सुहाई कला, मतलब सुहाई कला भी, पोर्टेबल आर्ट भी मिली। वैसे भी जैसे राजस्थान से मिले शुतुरमुर्ग के सज्जित अंडे, जो रेडियो कार्बन गणना के अनुसार लगभग 40,000 वर्ष ईसा पूर्व के हैं। पटने, जिसे पाटेन कहा जा रहा है अभी, के अंडे के छिलके 25,000 वर्ष ईसा पूर्व के आगे गए हैं। तो देखने को मिलता है कि पूरा पाषाण और मध्य पाषाण काल में सुधारी कला, पोर्टेबल कला आर्ट भी विकसित हो चुका था। सबसे पहले विचारक को चेचक शैल चित्र है। सबसे पुरानी चित्रकारी उच्च या उत्तर पूरा पाषाण काल युगीन की है, और विंध्य क्षेत्र में स्थित भीमबेटका में विभिन्न कालों की चित्रकारी देखने को मिलती है। मतलब हमें भीमबेटका में हर एक काल की चित्रकारी देखने को मिलती है, और सबसे पुरानी जो चित्रकारी है वो उच्च पुरा पाषाण काल युगीन की मानी जाती है। और प्रथम काल में उत्तर पुरा पाषाण युग की चित्रकारी में हरे और गहरे लाल रंग का प्रयोग हुआ। मतलब पुरा पाषाण काल में किस कलर का यूज होने लगा था, हरे और गहरे लाल का। भीमबेटका में नीले रंग के कुछ पाषाण खंड मिले हैं, मतलब नीले रंग के भी कुछ पाषाण खंड मिले हैं। संभवतः इसके द्वारा चित्रकारी के लिए रंग तैयार किया जाता होगा। उसे क्या करते होंगे, रंग तैयार करते होंगे। और इन चित्रों में भैंस, हाथी, बाघ, गेंडे और सुगर के चित्र प्रमुख है। और ये जो चित्र होते हैं ये काफी बड़े होते हैं, और कुछ की लंबाई 2 से 3 मीटर तक है इस चित्र की। ठीक, कला का जो कारण बताया गया है वो अभी तक काफी ज्यादा आश्चर्यजनक है, कि प्रारंभिक चित्रकार कला जो था, चित्रकारी जो थी, वो अधिकतर शिकार और संग्रह के दृश्यों पर केंद्रित थी। मतलब अब हमें चित्रकला में दिख रहा है कि शिकार कर रहे, संग्रहण कर रहे, तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस टाइम में सोसाइटी में दो ही तरीके से जीवन यापन किया जाता होगा, वो शिकार करके और दूसरा संग्रहण करके। तो ये भी समझ में आता है चित्रकला से। प्रारंभिक चित्रकारियों अक्सर एक के ऊपर एक की गई है, इसलिए सही तिथि का पता करना कठिन है। वहीं सापेक्ष तिथियों को अधिक आसानी से पता किया जा सकता है। ओके, रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका की चट्टानी बसेरे और गुफाओं की खोज 1958 में वी.एस. वाकनकर ने की थी। किसने की थी, वी.एस. वाकनकर ने की थी भीमबेटका की चट्टानों की खोज। ठीक, 1958 में। अब आते भीमबेटका, लगभग आज से 30,000 वर्ष पूर्व के समय की बात। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका से प्राचीनतम कलाकार, चित्रकारी या कलाकारी भी बोल सकते हैं, के साक्ष्य मिले हैं।
ये चित्र उच्च पुरा पाषाण काल से लेकर के मध्य पाषाण काल में बनाए गए। ठीक। भीमबेटका में 500 से अधिक चित्रित गुफाएं हैं। भीमबेटका के चित्रों में पशु पक्षी और मानव के चित्र शामिल है। इन चित्रों में अनाज पर जीने वाले पशु पक्षी के चित्र नहीं मिले क्योंकि तब तक कृषि आरंभ नहीं हुई थी। उत्तर पूर्व पाषाण कालीन चित्रों में हरे और गहरे लाल रंग का प्रयोग किया गया है। इन चित्रों में भैंसे, हाथी, बाघ, गेंडे और सुगर के चित्र प्रमुख है। स्त्री पुरुष के चित्र में बिना शारीरिक संरचना के आधार पर पुरुष और स्त्री में सरलता से भेद किया जा सकता है। मतलब इतने अच्छे तरीके से वो चित्र बना पा रहे हैं जिसमें हम शारीरिक संरचना के आधार पर ही देखकर बता पा रहे हैं कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष है। और चित्रों से पता चलता है कि पूरा पाषाण युग में लोग छोटे समूह में रहते थे तथा उनकी जीवन निर्वाह आखेट और संग्रह खाद्य संग्रहण पर आधारित था। मतलब अब बहुत सारे लोग एक जगह बना दे तो मतलब बहुत सारे लोग मिलकर रहते होंगे, लेकिन अब वो छोटे छोटे समूह में लोगों को दिखाते थे, जिससे हमें ये भी पता चलता है कि लोग छोटे छोटे समूहों में रहना पसंद करते थे। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। मैं अभी तक अगर आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना ना भूले और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है और आप कोई भी सुधार चाहते हो तो आप मेरे ईमेल पे आप भेज सकते हो। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। गुड बाय।